आज उसके रूप में बहुत निखार आया था। नाजुक सी कमसीन कस्तूरी दुल्हन बनी उस वक्त अपने पास मौजूद सबके होश उड़ा रही थी। उसकी आंखों का रंग उसे सबसे अलग बनाता था। 21 साल की कस्तूरी की शादी उसके मम्मी की सहेली के बेटे निश्चय के साथ उसकी शादी हो रही थी। निश्चय उसका बचपन का मंगेतर था। कस्तूरी की माँ और निश्चय की माँ ने दोनों बच्चों की शादी आपस में करने का वादा किया था, जो आज उनके दुनिया में न रहने के बाद भी कस्तूरी के पिता दोनों बच्चों की शादी करने का फैसला किया था। निश्चय से वह इतनी फ्रैंक ना सही, लेकिन अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करती थी। आंटी की तो लाडली थी। यही वजह थी आंटी ने सब कुछ छोड़ा और कस्तूरी को अपनी बहू बनाने का वादा किया था। और आज निश्चय की माँ ने अपने वादे के हिसाब से उसे ब्याह कर ले जाना था। बारात के स्वागत के लिए सारे इंतजाम पूरे हो चुके थे। अब बस बारात का इंतजार था, जो बहुत लंबा होता जा रहा था। विक्रम साहब ने शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में आज का फंक्शन रखवाया था। कस्तूरी उनकी लाडली बेटी थी और बड़ी बेटी गुंजा के घर छोड़कर जाने के बाद वह तो उनकी आंखों का तारा बन गई थी। उसके आंख का एक आंसू भी उनके दिल पर जाकर पड़ता था। आज उन्हें अपनी कस्तूरी की शादी में हर तरह के अरमान पूरे किए थे। बाप की इतनी मोहब्बत देखकर कस्तूरी की आंखें बार बार भीग रही थी। बेटा विशाल, क्या बात है बेटा, तुम इतनी फिक्र में क्यों दिखाई दे रहे हो? सब ठीक है ना? विक्रम साहब बाहर किसी काम से आए थे कि विशाल को अपने पापा के पास खड़ा देखकर पूछ बैठे। दोनों के चेहरे पर परेशानी और हवाइयाँ उड़ी हुई थी। कुछ नहीं अंकल जी, बस आप चलिए अंदर। विशाल उन्हें वापस अंदर लेकर गया। विजय साहब फिर से निश्चय के नंबर पर कॉल करने लगे। अभी थोड़ी देर पहले विशाल के नंबर पर उसी की कॉल आई थी और जो उसने कहा था उसे सुनकर विशाल का तो दिमाग खराब हुआ सो हुआ, और विजय साहब को पता चला तो उनके तो पैरों तले से जमीन निकल गई। निश्चय अपनी सुनाकर कॉल कट कर चुका था। विशाल और विजय साहब दोनों किसी नई समस्या को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि विक्रम साहब बाहर आ गए। कोई समस्या है तो यार मुझे भी बताओ। विशाल और विजय साहब, विशाल विक्रम के दोस्त विजय का लड़का था, उनके दुख सुख का साथी। कुछ भी नहीं अंकल जी, बस आप फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। वह तो खुद परेशान था लेकिन विक्रम साहब को तसल्ली दे रहा था। इतने में विक्रम साहब घबराकर अंदर आए। क्या हुआ अंकल? विशाल ने उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई देखी तो बहुत फिक्र में हुए। वह लोग बारात नहीं ला रहे। विक्रम साहब की बात पर विजय साहब के चेहरे का रंग फीका हुआ था। वह अपनी जगह से लड़खड़ा गए थे। पास खड़े विशाल ने उन्हें जल्दी संभाला। पापा आप ठीक हैं? विक्रम साहब ने अपना हाथ अपने दिल के तरफ ले गए। अंकल जी कुछ नहीं हुआ, संभालिए प्लीज खुद को। विशाल खुद भी घबरा रहा था। विजय साहब हम हैं ना तुम्हारे साथ, खुद को संभालो यार, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है हर मोड़ पर। विक्रम साहब रो पड़े। उस वक्त हॉल के एक तरफ मौजूद खाने के साइड पर थे। वहां पर लोगों का भीड़ कम था। विक्रम साहब को एक साइड बिठाते हुए उन्हें पानी पिलाया। क्या हुआ, कुछ तो पता चले। वहां और रिश्तेदार भी आकर खड़े हुए। वे भी बहुत फिक्र में दिखाई दे रहे थे। निश्चय किसी और लड़की को पसंद करता था। माँ से बोल चुका था लेकिन माँ ने उसकी नहीं सुनी। निश्चय आज शहर छोड़कर चला गया और उनका फोन आया था विशाल के नंबर पर और वह उससे माफी मांग रहा था। विजय साहब दुखी अंदाज में होकर बोले, उनकी माफी की ऐसी की तैसी, हमारी बेटी का मजाक बनाकर रख दिया, शर्म नहीं आई उन्हें? ये सब करते हुए कस्तूरी के पापा का गुस्से से बुरा हाल था। ये वक्त शोर शराबे का नहीं है, सोच समझदारी से काम लेने का है। विजय साहब ने सबको ठंडा करना चाहा। हद हो गई विजय, देखो ना उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। बहन बेटी की इज्जत कांच से भी ज्यादा नाजुक होती है। दिल करता है शूट कर दूं उस नालायक को। नहीं करनी थी शादी तो हाँ क्यों पहले दिन ही ना कर देता। दूसरों की इज्जत का तमाशा बनाकर उनको सुकून मिला है। कस्तूरी के मामा किसी तरह भी चुप होने को तैयार नहीं थे। उन्हें रह रहकर निश्चय के माँ बाप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने जानबूझकर सबको इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। वह सभी पूरी तरह परेशान हो गए थे। मेरी बच्ची, विक्रम साहब ने दुख से आंखें बंद कर ली। आप फिक्र ना करें, बस भगवान पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। विशाल ने विक्रम को बहुत हौसला दिया। उनकी दुख भरी नजरें विशाल के ऊपर उठी। तुम करोगे शादी मेरी कस्तूरी से? विक्रम साहब की बात पर एक पल को वह सन्नाटा सा छा गया। विशाल ने पथरीली नजरों से विक्रम की तरफ देखा और उससे क्या कहना चाह रहे थे। कस्तूरी उससे पूरे 12 साल छोटी थी। वह कैसे उससे शादी कर लेता? जबकि बोलो विशाल, क्या करोगे तुम शादी मेरी बेटी से? अपनाओगे उसे? विक्रम साहब ने उसका हाथ थामे हुए कहा तो वो बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करता उठ खड़ा हुआ। अंकल जी आप पर मेरी जान भी कुर्बान।
1 मिनट की देरी न लगाऊंगा। लेकिन विशाल सोच में पड़ गया। लेकिन क्या विक्रम साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। कस्तूरी को मैंने कभी उस निगाह से नहीं देखा अंकल जी। आप जानते हैं ना, मेरी शादी गुंजा से हुई थी और वह मर गई है हम सबके लिए। विशाल, तुम जानते हो 2 साल पहले वह घर छोड़कर चली गई थी। आज तक पता नहीं चला वह कहाँ है। फिर उसे भूल क्यों नहीं जाते तुम? विक्रम साहब ने गुस्सा करते हुए कहा। उन्हें जितनी कस्तूरी प्यारी थी, गुंजा से उतनी ही नफरत थी। विशाल की पत्नी होते हुए भी वह किसी और लड़के के साथ घर से भाग गई थी और आज तक वापस नहीं मुड़कर आई। आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसी बातों की कोई जगह नहीं। अगर एक बार शादी हो जाए, दोबारा शादी किसी और से नहीं की जाती और कानूनी हिसाब से भी अभी हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ है। विशाल ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। एक पल को वहां चुप्पी छा गई थी। विशाल, गुंजा मेरी सगी बेटी नहीं थी। बरसों पुराना राज उन्होंने आज खोलकर रख दिया था। क्या मतलब? विशाल समेत सब हैरान हुए थे। गुंजा हमें कहीं पर मिली थी। मैं और तुम्हारी आंटी हनीमून के लिए विदेश गए थे। वहां गुंजा को कोई हमारे अपार्टमेंट के पास पार्क में छोड़ गया था। हमने उसे वहां से उठा लिया। उसके माँ बाप को काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ पता न चल सका। वह एक दिन की थी जिसे मैंने अपना नाम दिया था। विक्रम साहब की बात पर विजय साहब के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। विशाल, ये समस्या थी, अब हल हो गई। तुम्हारे अंकल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। अब विजय साहब ने विशाल के कंधे पर हाथ रखते हुए धीमे शब्दों में कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अंकल जी, लेकिन आप जानते हैं कस्तूरी मुझसे कितनी छोटी, कितना एज डिफरेंस है हम दोनों में। बिल्कुल है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं। विशाल, कस्तूरी तुमसे ज़्यादा छोटी नहीं और कहीं पर यह भी नहीं लिखा हुआ कि लड़की ज़्यादा छोटी हो तो शादी नहीं हो सकती। विजय साहब भी इस बात पर राजी हुए थे। विशाल ने गंभीरता से कहा, फैसला हो गया विशाल, कस्तूरी से तुम्हारी शादी अभी और इसी वक्त होगी। विजय साहब ने वक्त को संभालते हुए कहा तो वह अपना होंठ भींचे उन्हें बेबसी से देखने लगा। विक्रम साहब और विजय साहब भी आपस में दोस्त थे। विशाल विजय साहब का लड़का था और ये दोनों दोस्त कुछ ही दूरी पर रहा करते थे। जब से गुंजा की शादी हुई थी, विशाल उनके घर पर ही ज्यादा रहा करता था, क्योंकि विक्रम साहब की कोई औलाद नहीं, ये सिर्फ 2 ही बहनें थी। वह उनके घर पर सब देख रेख करता। कुछ साल पहले विशाल की मम्मी की भी डेथ हो गई थी, इसलिए विशाल उनके घर पर ही रहा करता था। विक्रम साहब उसको अपने बेटे की तरह ही मानते थे और गुंजा के जाने के बाद विशाल ने भी किसी और से शादी नहीं की। गुंजा के इंतजार में बैठा रहा और आज उसे ये दिन देखने पड़ रहे थे। कुछ ही देर में अंदर औरतों तक भी ये बात पहुंच चुकी थी कि निश्चय बारात नहीं ला रहा। कस्तूरी को तो विश्वास ही नहीं हुआ उनकी मम्मी की जिगरी दोस्त का बेटा उनके साथ ऐसा कुछ कर सकता था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आगे बढ़कर अपना मोबाइल उठाते उसने अपनी आंटी को कॉल मिलाई। कॉल जा रही थी लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। 1 बार 2 बार उसने कई बार कॉल मिलाई, लेकिन हर बार ही कॉल जाती रही, लेकिन कॉल किसी ने भी रिसीव नहीं की। कस्तूरी के रोते हुए हिचकियां बन गई थी। वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। मोबाइल हाथ में थामे बैठी हुई थी। उसी पल उसके पापा और अंकल कमरे में दाखिल हुए। कस्तूरी ने खड़े होते उनके तरफ पथराई नजरों से देखा। विक्रम साहब ने कस्तूरी के सर पर प्यार भरा हाथ रखा। बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर चीज में भगवान की अच्छाई छुपी होती है, ये समझना होगा। भगवान कभी भी इंसान को उसकी हिम्मत से ज्यादा परेशानी नहीं देता, इसलिए उस पर भरोसा रखो। उसने बहुत अच्छा सोच रखा होगा, जरूर अच्छा ही होगा। वह ये सब क्यों कह रहे थे? कस्तूरी समझ नहीं पा रही थी। उन्हें देखने लगी। बेटा, मैं और आपके अंकल जी ने ये फैसला किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे मना नहीं करोगी। कैसा फैसला पापा? आज से पहले कभी मैंने आपको मना किया है? कस्तूरी ने जल्दी खुद को संभाल लिया था। बेटा, कुछ देर में आपकी शादी विशाल से होगी। उम्मीद करते हैं आप अपने पापा का सर झुकने नहीं दोगी। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? विशाल, लेकिन वह तो गुंजा दीदी के पति है ना। बेटा, अपने दिमाग से उस लड़की को निकाल दो। अब हमारा उससे कोई संबंध नहीं। दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई, जो कि पंडित जी और उसके मामा अंदर दाखिल हुए। कस्तूरी अपने पापा को मना करना चाहती थी, लेकिन वहां सबकी मौजूदगी में उसके हाथ पैर ही बंध गए थे। वे चाह कर भी अब मना नहीं कर पा रही थी। कस्तूरी की माँ और उनकी सहेली आज उसे इस हाल में लेकर खड़ा कर दिए थे। वह मजबूर थी, आखिर करती भी तो क्या करती। बाहर सभी उसका इंतजार कर रहे थे। मरे मरे कदमों से उसे मंडप तक जाना पड़ा। वहां पर सभी लोग बैठे थे। विशाल और कस्तूरी की शादी की रस्में शुरू हो गई थी। उसका कन्यादान हो गया, फेरे पड़े। जब जब पंडित जी उसे कस्में खाने को कहते, वह अपना दिल मुट्ठियों में भींच लेती
और ये शब्द उसे जहरीले लग रहे थे। इसी तरह अब उन दोनों की शादी संपन्न हुई। फिर उसने अपने पापा की तरफ एक निगाह डाली, जिनकी नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। कस्तूरी को लगा जैसे उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी। दिल पर पत्थर रखकर उसने उस शादी को स्वीकार कर लिया। पंडित जी और उसके मामा विजय साहब के साथ बाहर निकल गए। विक्रम ने बेटी को सीने से लगाए, बेटा आज मुझे तुम पर फक्र है। मेरी बेटी ने मेरी मान सम्मान की लाज रख ली। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, उसे दिल से आशीर्वाद देते बाहर निकल आए। कस्तूरी चेहरा छुपाकर रो दी। आखिर क्यों ये सब मेरे साथ हुआ? किस्मत में क्या ये आदमी ही लिखा था जो पहले से ही अधूरा था? हाँ, वह आदमी अधूरा था। उसकी पत्नी कस्तूरी की बहन थी जो उसे छोड़कर चली गई थी, और वह जो उसे बहुत प्यार करता था, जिसकी मैं खुद भी गवाह हूँ। मैं कैसे अब उस आदमी को अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी? उसकी हिचकियां बन गई थी, लेकिन अब शादी हो चुकी थी। बाहर सब उसको आशीर्वाद और ढेरों बधाइयां दे रहे थे। कस्तूरी का दिल बुरी तरह से धड़का। वह अपने सारे शब्द और हक उस आदमी के नाम पर लिखवा चुकी थी, जिसको उसने हमेशा एक बड़े भाई के रूप में देखा था। लेकिन वक्त ने क्या चक्कर चलाया था। कुछ देर के बाद उसे बाहर ले जाकर विशाल के साथ खड़ा कर दिया गया था। उसके चेहरे पर जालीदार घूंघट डाल दिया गया था। सभी को पता चल गया था कस्तूरी की बारात नहीं आई और अब वो अपने बड़े बहनोई विशाल के साथ शादी कर विदा होने जा रही थी। उन लोगों को क्या फर्क पड़ता था? वे शादी पर आए थे, खाना खाकर दो चार बातें करके अपने अपने घर को चल पड़े थे। विदाई के वक्त कस्तूरी अपने पापा के सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने अपने आंसू अंदर पी लिए। कस्तूरी के सर पर हाथ रखकर ढेरों आशीर्वाद दिए। विशाल के साथ विदा कर दिया गया था। भगवान के उस अचानक फैसले पर तो वह बिल्कुल दंग रह गए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था विशाल उनका दामाद बनेगा, वह भी दूसरी बार। वे गहरी सोच में पड़ गए थे। विशाल के बिस्तर पर बैठी कस्तूरी अपने दिल को बहुत दुखा रही थी। उसके अंदर विशाल के लिए अभी तक कोई भी जज्बात पैदा नहीं हो रहे थे, सिर्फ एक सोच थी। काफी देर बीत गई, विशाल अंदर नहीं आया था। वह बेड के किनारे से टेक लगाकर कमर सीधी करने लगी, आंखें मीचे अपनी आंटी के बारे में सोचने लगी। ना जाने कहाँ होगी, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही। कस्तूरी की आंखें फिर से आंसुओं से भीगने लगी। आंटी मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? मैं तो खुश थी इतना कि आपके साथ सारी जिंदगी बिताऊंगी, लेकिन वह सिसक उठी। उसी पल विशाल गुस्से से दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा बिल्कुल रो रो कर आंखें भीग गई थी। उसने एक गलत निगाह भी कस्तूरी पर नहीं डाली थी। वह सीधा अंदर आया, अपने कपड़ों की अलमारी की तरफ चला गया। अपना ड्रेस निकालता हुआ जोर से अलमारी को बंद करता बाथरूम में घुस गया। इस तरह क्यों गुस्से में हूँ? गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? जैसे मेरे साथ जबरदस्ती हुई, उनके साथ भी तो यही हुआ होगा। कस्तूरी ने अफसोस से नामे सिर हिलाया। ठंडे पानी से सावर लेता। अब बाहर निकला तो बहुत निखरा निखरा सा लग रहा था। कस्तूरी ने एक चोर निगाह उस पर डाली। वह 30 साल का जवान मर्द था और बहुत ही हैंडसम था। गेहुआ रंग, चेहरे पर हल्की मूछ दाढ़ी जो हमेशा उसके माथे पर विराजमान रहते थे। अपने ऊपर नजरों की आहट महसूस करते विशाल ने आईने में अपने बिस्तर पर बैठी कस्तूरी को देखा, जो उसके देखने पर जल्दी हड़बड़ाकर अपनी नजरें नीचे झुका ली। विशाल सर झटककर बिस्तर की तरफ बढ़ गया। उसका लहंगा एक तरफ करते, जो कि फैलाकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। वह बिस्तर पर लेटा अपनी आंखें बंद करते अपने माथे पर बाजू लटकाए। कस्तूरी तो बस उसको देखती रह गई। अचानक उसे अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ तो गुस्से से अपना लहंगा संभालते बिस्तर से नीचे उतरी। सारा जेवर उतारकर ड्रेसिंग पर पटकते अपने सर से भारी भरकम दुपट्टा उतारकर एक तरफ बिस्तर पर फेंकते हुए शीशे में अपना नाजुक चेहरे को देखने लगी। बहुत खूबसूरत लग रही हूँ आज, जीजू की खैर नहीं। आज तो चारों कोने चित ही होंगे। इतनी खूबसूरत और कमसिन पत्नी मिली है जीजू को। उसके तो वारे न्यारे हो गए हैं। ये आवाज उसके कानों में गूंजने लगी तो वह सर झटकती अपना लहंगा संभालते कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ी, लेकिन वहां तो उसका कोई सूट नहीं था। कुछ सोचते हुए दोबारा पलटी। उसका सारा सामान तो आज सुबह ही आंटी के घर पर पहुंचा दिया गया था। फिर वह सर पकड़े वहीं एक तरफ सोफे पर बैठ गई। उसकी माँ और विशाल की माँ दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं थी, वरना वह विशाल के माँ के ही कपड़े पहन लेती, क्योंकि इतने भारी भरकम लहंगे में तो उसे नींद आने से रही। अब उसका अपना कमरा होता तो वह आराम से चेंज करके लेट जाती। अब यहाँ किससे मांगती? वह आदमी जिससे अंदर आते उससे बात तक नहीं की थी। उसको कुछ भी कहना कस्तूरी को अपनी बेइज्जती महसूस हो रहा था। काफी टाइम बीत गया, कब तक बैठी रहती? विशाल तो शायद सो गया था, ऐसा कस्तूरी को महसूस हो रहा था। एक काम करती हूँ, उनका ही कोई ड्रेस पहन लेती हूँ। सुबह पापा से कहूंगी कि सारा सामान भेज देंगे।
वह कुछ सोचते हुए फिर से अलमारी की तरफ बढ़ी और वहां से बहुत सोच विचार करने के बाद एक उसका कॉटन का डोरी गाउन निकालते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो वह डोरी वाला गाउन बहुत बड़ा था और उसका गला भी उसके सीने तक आ रहा था। उसने फोल्ड कर लिया था लेकिन वह बहुत ही खुला खुला था। वह कपड़ा उसको बिल्कुल ढीला था लेकिन उस कपड़े में भी वो बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने गाउन को खींचकर ठीक किया, एक नज़र सोए उस विशाल पर डाली और उसके पास जाते बिस्तर के एक कोने पर जाकर लेट गई। उसे देखा जबकि विशाल के पोजीशन में जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। कस्तूरी ने दूसरी तरफ करवट लेते अपनी आंखें बंद कर ली। अभी उसे आंखें बंद किए 2 मिनट भी नहीं बीते थे। कमरे में एकदम अंधेरा छा गया। कस्तूरी का दिल धक से रह गया। उसे अंधेरे से डर लगता था, वह अंधेरे से घबराती थी। बेकाबू होकर विशाल के तरफ करवट लेती उसने विशाल के बाजू को जोर से पकड़ लिया। विशाल जो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें मीचे सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसे अपने बाजू पर दबाव महसूस करते उसका माथा टनका था। आंखें खोलते मुंह फेर कर कस्तूरी के तरफ देखने लगा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आया। लाइट चली गई थी और शायद उसका इन्वर्टर भी खराब था। विशाल उसकी शादी के इंतजाम में इस तरह बिजी था, उसे अपना बिजली का इन्वर्टर ठीक करवाने का भी याद नहीं रहा। विशाल उठने लगा। कस्तूरी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह हड़बड़ाकर उसके ऊपर जा गिरी। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। वह गुस्से से भड़का। कस्तूरी की आंखें पानियों से भर गई। वह जल्दी विशाल का हाथ छोड़ते हुए अपने मुंह पर हाथ रखती अपने आंसुओं को हलक में उतारने लगी। विशाल गुस्से से उठता उसे डांट दिया। दरवाजे के पास पहुंचा। कस्तूरी के ऊंचा ऊंचा रोने की आवाज पर वह घबराकर वापस पलट आया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वह गुस्सा करते उसे डांटते हुए चिल्लाने लगा। कस्तूरी उसको अपने पास आने का एहसास करती जल्दी से उठती उसके सीने में समा गई थी। विशाल तो अपना सांस ही रोक लिया था। वह अपने जिस्म जान से पूरा सुन्न रह गया था। पहली बार कोई कमसीन हसीना उसके इस तरह करीब आई थी। वह तो घबरा ही गया था। गुंजा उसकी 2 घंटे की पत्नी रह चुकी थी और 4 साल मंगेतर पर वह गुंजा को बहुत पसंद भी करता था, लेकिन आज तक विशाल ने कभी उसका हाथ भी नहीं छुआ था। वह गुंजा को गले क्या लगाता, पर यहाँ तो समस्या ही उल्टी पड़ गई थी। कस्तूरी बेधड़क बिना झिझक उसके साथ उसके सीने से जा लगी। वह थरथर कांप रही थी। विशाल अपने आप में बेकाबू होते हुए उसको धीरे से पीछे हटाना चाहा तो वह और ज्यादा उसके सीने से चिपक गई। विशाल अपने दिल के धड़कनों को संभालता, अपनी आंखें मजबूती से बंद करता उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था। वह उतना ही उसके अंदर समाती जा रही थी और विशाल के लिए उतनी ही मुश्किल खड़ी कर रही थी। कस्तूरी प्लीज दूर हो जाओ। विशाल को अपनी आवाज भी शायद खुद सुनाई नहीं दे रही थी। कमसीन पत्नी के हुस्न के आगे विशाल जैसा मजबूत आदमी बिल्कुल ढीला पड़ गया था। अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके जिस्म की नाजुक गर्माहट वह अपने दिल की धड़कनों में घुसा हुआ महसूस कर रहा था, जो उसे और ज्यादा परेशान कर रहा था। मुझे अंधेरे से डर लगता है, वह उसके सीने में मुंह दिए चिल्ला रही थी। प्लीज दूर होकर बात करो, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। विशाल ने अब की बार खुद पर काबू पाते हुए उसे जरा पीछे हटाया तो वह कांपते हुए जरा सी पीछे हुई, लेकिन विशाल के बाजू को ना छोड़ा। कस्तूरी यहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। विशाल ने अब की बार उसे घूरते हुए कहा तो कस्तूरी ने हाथ पीछे हटा लिया। विशाल ने मोबाइल का टॉर्च जलाते ऑन की। कस्तूरी की हलक में अटकी हुई सांस बहाल हुई। लाइट क्यों चली गई अचानक? कस्तूरी ने होश हवास में आते पूछा। लाइट चली गई है तो चली गई है, उसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? विशाल ने माथे पर बल डालकर कहा। कुछ देर पहले वाली खुमारी का अब कहीं भी नामो निशान तक नहीं था। आपके घर तो इन्वर्टर भी था ना? कस्तूरी ने धीरे से पूछा। हाँ, वह खराब है। मोबाइल पर कोई नंबर डायल करते वह उसके तरफ देखे बिना जवाब दिया। वह किसी को कॉल करके अपना इन्वर्टर ठीक करवाने को बोल रहा था। बात करते हुए मुंह कस्तूरी के तरफ मोड़ लिया। उसी पर लाइट आ गई। उसके बाकी शब्द मुंह में ही अटक गए। सामने खड़ी लड़की उस वक्त उसके लिए कड़ी इम्तिहान बन चुकी थी। उसको अपने उस गाउन में देखते विशाल का रहा सहा दिमाग भी घूम कर रह गया था। उसे अपने दिल की धड़कनों में पहली बार बहुत जलजला महसूस हुआ था। वह अपने खुले से बालों के साथ लापरवाह खड़ी अपने आंसू पोंछ रही थी। वह साथ भूल गई थी वह किस हुलिये में विशाल के सामने खड़ी थी और कोई ड्रेस नहीं मिला पहनने को। विशाल ने खुद पर काबू पाते अपनी नजरों को कस्तूरी के तरफ से हटाया था। विशाल की बातों पर कस्तूरी का सांस थमसा गया। झट से खुद को देखा तो अपने सीने पर अपने दोनों हाथ को बांध लिए अपने खुले हुए शरीर को छुपाने की कोशिश कर रही थी।
उसको थोड़ा शर्म का एहसास जागा और मुंह फेरते अपने आप को देखने लगी। उसकी आंखों में फिर से पानी भरने लगा था। रात काफी हो गई थी। तुम सो जाओ बिस्तर पर। विशाल की बात पर कस्तूरी ने पलटकर उसे देखा। आप कहाँ जा रहे हैं? वह घबराकर फिर उसकी तरफ देखने लगी। उसे डर लगा कहीं वह कमरे से बाहर न निकल जाए। और लाइट चली गई। दोबारा तो अकेले कमरे में उसकी जान ही निकल जानी है। यहीं हूँ, सोफे पर सो जाऊंगा। विशाल गहरा सांस भरता उसका डर समझते सोफे पर लेटा। आप वहाँ कैसे सोएंगे? ये आपका कमरा है, आप बिस्तर पर जाकर लेट जाओ। इतना बड़ा तो बेड है आपका, हम दोनों आराम से सो सकते हैं। उसकी बात पर विशाल ने उसे आश्चर्य से देखा। मासूम थी या मासूम बनने का एक्टिंग कर रही थी? विशाल को समझ नहीं आया। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, उसने आराम से मना कर दिया। आपको वहाँ नींद नहीं आएगी। कस्तूरी को उसकी न जाने क्यों फिक्र हो रही थी। पता नहीं, आंखें मीचे वह कुछ देर पहले वाले पल को सोचने लगा जब कस्तूरी बेकाबू हुई थी, उसके सीने से जा लगी थी। वह अभी तक उसकी सांसों को अपनी धड़कनों में महसूस कर रहा था। तुम्हें अपने बिस्तर पर नींद आ जाएगी। आप प्लीज आ जाइए बिस्तर पर। अगर मेरे यहाँ होने से आपको कोई समस्या है तो मैं नीचे चली जाती हूँ, कस्तूरी ने उसे विनती भरे अंदाज में कहा। तो विशाल ने उसे घूरा। तुम चुप करके सो नहीं सकती? अब आवाज ना आए तुम्हारी, वरना मैं साथ वाले रूम में चला जाऊंगा। विशाल की धमकी काम आ गई। अब वह दोबारा ना बोली। काफी टाइम बीत गया। वह जागती रही। उसके लिए विशाल ने लाइट भी ऑफ नहीं की थी, जबकि रोशनी में उसे नींद नहीं आती थी। फिर भी वह कस्तूरी के लिए कॉम्प्रोमाइज कर गया। क्यों? नहीं समझ पाया। ऐसा नहीं हो सकता। विशाल सिर्फ मेरा है, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। वो मेरा है, पूरा मेरा है। मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। मेरा पति है, मैं उसे शादी कर चुकी हूँ। वह जानता है कि दो सगी बहनों से एक टाइम में शादी नहीं हो सकती थी। फिर कैसे कर लिया उसने शादी? गुंजा चिल्ला रही थी। उसको जब से पता चला था विशाल ने कस्तूरी से शादी कर ली है, उसके अंदर की जलन वाली औरत जाग गई थी। वह जो 2 साल पहले घर छोड़कर भाग गई थी और जिसके साथ भागी थी, उसने उसे एक रात इस्तेमाल करके पुराने कपड़ों की तरह फेंक दिया था। विशाल जहाँ उसके इंतजार में अभी भी बैठा था, वह वापस नहीं जा सकती थी। वजह उसका नाजायज बच्चा था जिसे उसने दुनिया में लाया था। वह 2 साल से एक चंपाबाई के डेरे पर थी, जहां वह उनके लिए कलम में रूप बदलकर नाचती थी और उनके लिए पैसा कमाने वाली मशीन बन गई थी। गुंजा को प्रेगनेंसी के बारे में बहुत लेट पता चला था। उसने ऑपरेशन करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा था। मजबूरन बात डिलीवरी तक पहुंच गई थी। बच्ची कमजोर थी। डिलीवरी के बाद उसको मशीन में रखा गया था। उसे उस नाजायज बच्ची से बहुत नफरत थी, क्योंकि वह नाजायज थी, पर अपने अंदर से ममता को नोचकर नहीं फेंक सकती थी। उस बच्ची के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसकी देखभाल करने लगी थी। उसकी फिक्र वापस पहले जैसा हो गया था। वह क्लब में डांस किया करती थी, पर 2 साल के बीच में एक पल को भी विशाल को अपनी नजरों से नहीं भुला पाई थी। उसको सहारा देने वाली चंपाबाई 24 घंटे उस पर नजर रखती थी। गुंजा भी भला की खूबसूरत थी। चंपाबाई को भी खूबसूरत लड़की चाहिए थी। अभी भी उसके चेले ने उसे कॉल पर विशाल की शादी की खबर दी थी। वह आपे से बाहर हो गई थी। उसे तो कल तक यही पता था कस्तूरी की शादी निश्चय से हो रही थी, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ अचानक कैसे बदल गया। वह सिर्फ मेरा है, गुंजा ऊंची आवाज में चिल्लाई। उसकी 1 साल की नन्ही सी बच्ची सोते हुए जाग गई। उस वक्त गुंजा को उसकी आवाज और उसका रोना बहुत बुरा लग रहा था। रूबी रूबी ऊंची आवाज में चिल्लाई, जी दीदी, इस मनहूस को यहाँ से लेकर जाओ, मुझे उसके रोने से गुस्सा आ रहा है। गुंजा ने गुस्से में कहा तो रूबी ने जल्दी नन्ही गुड़िया को अपनी गोद में भरती कमरे से बाहर निकल आई। विशाल, सिर्फ तुम मेरे हो, तुम्हें बेवफाई करने का हक कभी नहीं दूंगी, ऐसे मुंह में बड़बड़ाती सोचती अलमारी की तरफ बढ़ी। अब उसने पूरी प्लानिंग के साथ वापस आने की ठान ली थी, लेकिन वह बेटी को यहीं छोड़कर जाने वाली थी, बल्कि उसका वजूद भी उसे छुपाने वाली थी। रूबी को उसने अपनी बेटी को सौंप दिया। उसने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी ले लिया था और आने वाले कल में उसे डबल वसूली करने का इरादा भी रखती थी। पर गुंजा को इस सब से कोई मतलब नहीं था। वह ममता जो 1 साल पहले जागी थी, अब कहीं खोकर रह गई थी। उसे अब अपने पति के पास वापस लौटना था, जो कि विशाल इस बात को नहीं जानता था, जिस पर गुंजा को लगता था आज भी सिर्फ विशाल पर उसका हक है। सुबह कस्तूरी की आंख खुली। उसे एक चिट्ठी मिली, जिस कागज पर विशाल ने कुछ लिखा था, तुम्हारे सारे कपड़े अलमारी में मौजूद है, कोई सा भी ड्रेस पहन लेना। पापा सुबह तुमसे मिलने आ रहे हैं, तुम उनसे मिल लेना। मैं नहीं आऊंगा, कुछ काम से जा रहा हूँ। उसको पढ़कर कस्तूरी ने खुलकर अंगड़ाई ली, जैसे बरसों बाद अच्छी नींद मिली हो।
फिर गहरी सांस छोड़ती वह अलमारी की तरफ बढ़ी। विशाल के कपड़ों के साथ ही दूसरी तरफ उसके लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस थी। ये सब मेरी तो नहीं है और ना ही मैंने इसे खरीदा है, फिर ये सब कहाँ से आ गया? शायद उन्होंने ऑनलाइन मंगवाए होंगे। खुद ही अंदाजा लगाते हुए एक कॉटन का मुलायम कपड़ा निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। फ्रेश होकर बाहर आई तो विक्रम साहब ढेर सारे फल फ्रूट के साथ उसका वेट कर रहे थे। पापा जी प्रणाम। वो बहुत संस्कारी बेटी की तरह अपने बाप के गले लग गई। अपने पिता से ढेरों आशीर्वाद और प्यार लेते उनके पास चेयर पर जाकर बैठ गई। तभी विजय साहब भी अंदर आ गए। कस्तूरी ने अपने ससुर जी के पांव छुए और विजय साहब से आशीर्वाद लिए। विजय साहब कस्तूरी से कहने लगे, कस्तूरी मैंने नौकर से कहा था ना, नाश्ता बना दो, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो अपनी मर्जी से बना लेना। विजय ने उसके प्रणाम का जवाब देते हुए प्यार से कहा, पापा मुझे बता देते मैं बना लेती। वह शर्मिंदगी से बोली, अरे बेटा तुम नई नवेली दुल्हन हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वह बेड पर जाकर बैठ गई। चाय का एक मग उठाती होठों से लगा चुकी थी। हल्की फुल्की बातों के बीच कस्तूरी कुछ पल तो भूल गई कि उसे इस वक्त उस आंटी के घर होना चाहिए था। वह विशाल के पापा के साथ भी खुश थी। कस्तूरी बेटी मुझे खुशी है तुमने हालात के साथ समझौता कर लिया। कुछ वक्त लगेगा विशाल और तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छे से परवान चढ़ेगा। मुझे यकीन है तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहोगे। उसके सर पर आशीर्वाद देते मुस्कुराए थे, जबकि कस्तूरी मुस्कुरा भी न सकी। अगली रात बड़े से बैंकेट हॉल में उनकी शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी। कस्तूरी आज आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी, जबकि विशाल ब्लैक 3 पीस में आज अपनी अलग ही छाप छोड़ रहा था। सभी मेहमान उनकी जोड़ी की तारीफें कर रहे थे। अपने पापा से मिलती वो बहुत खुश हुई थी, जबकि विक्रम साहब ने बहुत बड़ा केक मंगवाया था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। केक कट होते ही हर तरफ शोर उठा था। तालियों की गूंज में केक कट करते उन्होंने एक दूसरे को खिलाया था। उस पल उन दोनों की नजरों का आमना सामना हुआ। विशाल को रात के बीते हुए पल याद आने लगे। वह 21 साल की लड़की, उसको देखकर उसके अंदर के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। तभी किसी ने वहां आते उन सबको बुरी तरह से चौंका दिया था। उसके आगे का भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है। आपको अपना दिल थाम कर सुनना होगा। अगर इसके आगे का भाग देखना है तो कमेंट में जरूर लिखिए, और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।